व्यवस्था है वो जनता की राय पर आधारित होती है। अधिनायकवादी राज्यों में इस लोकमत का ज्यादा महत्व नहीं है। लोकमत के जो भी साधन है उन पर जहां अधिनायकवाद होता है, तानाशाही होती है, तो वो पूरी तरह से इस पर नियंत्रण रखते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस लोकमत का महत्व है। ठीक है भाई। तो इसमें आप देखें, समय इसमें नोट कर लें कुछ बातें। आप देखें लोकमत किन चीजों पर ये बनता है, कौन सी वो चीजें हैं जिनको लेकर ये लोकमत बनता है। आप देखें देश के सामने बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, और इन सभी समस्याओं को लेकर हमारी शासन व्यवस्था है ना, यानी हमारी शासन व्यवस्था किस तरह का रुख अपना रही है, किस तरह का रुख अपना रही है, इसको लेकर जनता समय समय पर अपनी राय बनाती है। जैसे बिल्कुल अगर हम लेटेस्ट एग्जाम्पल ले लें तो इस समय 2000 रुपए का नोट चलन से बाहर हो रहा है। अब आप देखें इसमें दो तरह की राय जो है बन रही है लोगों की। वन साइडेड लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने बड़े बिजनेसमैन को बचाने के लिए, है ना, और काला धन का बहाना करके ये बहुत सारे 2000 के नोट गायब है, जैसा कि आरबीआई ने रिपोर्ट दी है। तो इन दैट केस जो है कहीं ना कहीं सरकार की मंशा सही नहीं है, इसलिए ये 2000 रुपए का नोट वापस ले रहे हैं। एक बात। दूसरी तरफ आप देखते हैं ये विपक्ष की राय है। सत्ता पक्ष ये कह रही है कि ये विमुद्रीकरण है ना, डिमोनेटाइजेशन जो है ये सरकार की प्रक्रिया का एक अंग है, जिसके तहत हम विमुद्रीकरण कर रहे हैं, यानी एक मुद्रा जो चलन में थी उसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, ऐसा पूर्व में भी हुआ। ठीक, वही विपक्ष बराबर जो है तमाम तरह के आरोप कर रहा है, बोल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक से मोदी जी की तुलना कर रहा है कि याकर और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसी तरीके से कई बार मुद्रा का परिवर्तन किया था। कहीं कांसे के उन्होंने सिक्के चलाए, तांबे के चलाए, सोने के सिक्कों को बंद किया, और ऐसा उन्होंने कई बार किया, और आकर और शासन और राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को बहुत ही नुकसान पहुंचा। तो हम आप देखें कि यहाँ पर आप देखें कि ये जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, क्योंकि इन सभी समस्याओं से जनता का जुड़ाव रहता है ना। आखिरकार 2000 रुपए जिन लोगों के पास कलेक्ट है, अब चूंकि मैक्सिमम आपको कितना वापस करना है पर डे, 20,000 रुपए जो है बस वापस होंगे, यानी 10 नोट एक दिन में आप वापस कर सकते। अब इमेजिन दैट कि किसी ने 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ व्यापारियों ने रखे हों, तो अब वो कैसे इसे वापस करेंगे, जबकि 1 डे में इतना ही नोट वापस किया जाएगा। और टाइमिंग क्या रखी है, सितंबर, कि वहां तक आपको रिटर्न कर देना है बैंक को। मेरा ये भी राय है कि आखिरकार जो मुद्रा चलन में आई है ना, बड़ी बातें हुई थी 2000 रुपए के नोट को लेकर कि इसमें चिप लगी हुई है, इसको अगर पानी में उगाड़ भी दिया जाए तो ये बिल्कुल गलेगा नहीं नोट, और बाकायदे मीडिया चैनल है ना, उसने बाकायदे दुष्प्रचार किया था कि इसमें चिप लगी हुई है। हालांकि कई बार मैंने देखा कि कहाँ और कितनी पतली चिप होगी, तो मुझे चिप जैसी कोई चीज नजर नहीं आई, और ना उसकी क्वालिटी देखकर ऐसा लगा कि ये कोई विशेष क्वालिटी का है। एक जो है जो गोदी मीडिया वाला व्यक्ति ये भी कह रहा कि इसमें इस तरह की व्यवस्था जोड़ दी गई है कि बाकायदे हमारे सैटेलाइट से ये रुपए जहाँ भी रखा जाएगा छिपा करके उस पर नजर रहेगी। तो ना जाने किस तरह की कपोत कल्पनाएं इसके बारे में गढ़ी गई थी। आफ्टर ऑल आज हम देख रहे हैं कि वो 2000 रुपए का नोट क्रमशः वापस किया जा रहा है। अच्छा, ये बात तो आप मानते हैं कि जब कोई रुपए छपता है तो सरकार का पैसा खर्च होता है या नहीं होता है? भाई प्रिंटिंग में
कागज बहुत ही महंगी क्वालिटी का होता है, उसको यूपी में लाते हैं। और सबसे ज्यादा जो बात है वो ये है कि पब्लिक को कष्ट भाई रखी रखाई, खासकर हमारी जो महिला शक्ति। अब जिन महिलाओं के पास 2-2 हजार रुपए के नोट इकट्ठे होंगे तो समझ सकते हैं पतियों की जेब से कैसे बचाए गए होंगे। और अब उनकी वापसी की बारी में कौन खुल जाएगी, देखिए आप अब इसे वापस जाना है ना। तो हम आप देखें कि फिलहाल ये जो आर्थिक समस्याएं हैं, अब इनमें न्यूज़पेपर में न्यूज आ रही है। हालांकि चूंकि मीडिया एंड प्रेस इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा ये नियंत्रण में है, तो ऐसी कंडीशन में ज्यादातर फेवर में आई थी रिपोर्ट की अच्छा है 2000 तक बस जा सकता है। ठीक है भाई। तो आप देखें इसमें दोनों तरह के विचार बढ़ते हैं, राजनीतिक समस्याओं पर भी, सामाजिक पर भी। सामाजिक जो समस्याएं हैं उन पर भी अभिमत बनता है, लोग अलग अलग तरह की राय देते हैं। तो हम आप देखें कि यहाँ पर तमाम तरह की बातें पीछे हुई। लोग ये मानते हैं कि ये जो लोकमत है, ये जो जनता का मत है, वो ईश्वर की आवाज है। किसकी आवाज है? ईश्वर की आवाज है। जो पब्लिक राय दे रही है वो ईश्वर की राय है। लेकिन वहाँ एक कवि हुए अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ने कहा कि जनता तो बहुत पेट की राय देती है, ईश्वर की राय तो भाई सभी के लिए ऐसी राय होगी जो सभी के लिए कल्याणकारी होगी। तो ऐसी कंडीशन में जनमत या लोकमत को ये कह देना कि ये ईश्वर की आवाज है, तो ये वन साइडेड है, एक तरफा है और इसमें सत्य नहीं है। तो हम आप देखें कि इसमें कई विद्वानों ने पुस्तकें लिखी हैं जिन पर क्वेश्चन आ सकता है। लॉर्ड ब्राइस ने एक किताब लिखी है, एक पुस्तक लिखी है लॉर्ड ब्राइस ने, अमेरिकन कॉमनवेल्थ, अमेरिकन कॉमनवेल्थ और मॉडर्न डेमोक्रेसी। अमेरिकन कॉमनवेल्थ एंड मॉडर्न डेमोक्रेसीज, मॉडर्न डेमोक्रेसी। लॉर्ड ब्राइस जो कि अमेरिका के विद्वान हैं, इन्होंने ये दो पुस्तकें लिखी हैं, अमेरिकन कॉमनवेल्थ और मॉडर्न डेमोक्रेसी। और इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने पब्लिक ओपिनियन के महत्व को, उसके अर्थ को बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास किया। एक और विद्वान है जिनका नाम है A.L. लॉवेल। A.L. लॉवेल, A.L. लॉवेल। A.L. लॉवेल ने इसी टॉपिक पर अपनी पुस्तक का टाइटल रखा है, उसका नाम ही है पब्लिक ओपिनियन। क्या है पुस्तक का टाइटल? पब्लिक। आप पूछा जाए पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो A.L. लॉवेल। A.L. लॉवेल ने अपनी इस पुस्तक में पब्लिक ओपिनियन का बहुत विस्तार से वर्णन किया है और उन्होंने लोगों को अपनी इस पुस्तक में पब्लिक ओपिनियन में 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4। कि लोग जो है 4 तरह के होते हैं। ये हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत समझना बहुत ही जरूरी है कि लोग कितने तरह के होते हैं, है ना। उसका क्या है A.L. लॉवेल की पब्लिक ओपिनियन। इसमें इन्होंने लोगों को जो है विचारधारा के आधार पर 4 भागों में बांटा है ना। देखिए इसी तरह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की आदत हमें अपने एग्जामिनेशन में, जहाँ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आए लिखने के लिए, तो ज़्यादातर आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन करें उस तरह से, तो उसमें आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें देखें पहला है प्रतिक्रियावाद। नंबर 1 क्या है? प्रतिक्रियावादी लोग होते हैं। कैसे होते हैं? जिन्हें हर समस्या पर अपनी प्रतिक्रिया देनी ही है ना। इसको रिएक्शनिस्ट बोलते हैं, प्रतिक्रियावादी। ये असंतुष्ट होते हैं और निराशावादी होते हैं। इनकी पहचान क्या है? ये हर समस्या को लेकर ये असंतुष्ट हैं और निराशावादी है ना। ऐसे होते हैं लोग
असंतुष्ट भी रहते हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, किसी भी तरह का सॉल्यूशन दें उन्हें असंतुष्ट रहता है ना। और इसके अलावा निराशावादी रहेंगे, आशावान नहीं रहते हैं कि भविष्य में इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकते हैं, ऐसा उनका मानना नहीं रहता। दूसरा है, दूसरे तरह के लोग रूढ़वादी होते हैं। नंबर दूसरा उन्होंने प्रकार बताया कि लोग रूढ़वादी होते हैं, कुछ तरह के लोग रूढ़वादी है ना। ये जो रूढ़वादी लोग हैं ये संतुष्ट तो होते हैं लेकिन निराशावादी होते हैं। इनकी प्रवृत्ति लिख लो, टेंडेंसी कैसी होती है, ये संतुष्ट होते हैं लेकिन निराशावादी होते हैं, है ना। रूढ़वादी यानी कंजर्वेटिव, परंपराओं से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले और आसानी से परिवर्तन को ना स्वीकार करने वाले, ठीक है भाई। कंजर्वेटिव लोग जो होते हैं वो आसानी से परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके विरोध में ही खड़े रहते हैं, ठीक है भाई। तो ये रूढ़वादी लोगों की पहचान हुई। तीसरे तरह के लोग होते हैं अनुदारवादी। कैसे होते हैं? अनुदारवादी या उदारवादी लिखो, सॉरी उदारवादी लिखो। ये संतुष्ट होते हैं। उदारवादी कैसे हैं? उदारवादी संतुष्ट भी हैं और आशावादी भी होते हैं। इन्हें हम लिबरल कैटेगरीज में रखेंगे। तो ये जो उदारवादी हैं वो संतुष्ट भी हैं और कैसे हैं? आशावादी। अगर आपका अप्रोच लिबरल है तो आप संतुष्ट दिखाई देंगे, साथ ही आप आशावादी भी होंगे। कैसे पता लगे कि कोई व्यक्ति आशावादी है या निराशावादी? तो उसके सामने अगर आप आधा गिलास भरा हुआ रखेंगे तो वो कहेगा आधा गिलास खाली है, तो वो निराशावादी। बरसात का भी मौसम आएगा, सारे निराशावादी लोग आपको रोते हुए दिखाई देंगे, अरे पीछा हुआ, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि इस बारिश से कितना लाभ होगा, जमीन जो कि प्यासी थी उसको वाटर मिलेगा। तो उनका हमेशा उन्हें रोने वाली प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये जो उदारवादी लोग होते हैं आई थिंक ये अच्छे होते हैं, ये आशावादी भी होते हैं और संतुष्ट भी होते हैं, है ना। तो हम सभी को आशावादी होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रांतिकारी। चौथा प्रकार उन्होंने क्या बताया? क्रांतिकारी बताया। ये लोग जो है पहली इनकी प्रवृत्ति कि ये असंतुष्ट रहते हैं लेकिन आशावादी होते हैं। क्या इनकी प्रवृत्ति है? असंतुष्ट लेकिन आशावादी होते हैं। असंतुष्ट लेकिन आशावादी होते हैं। तो आप देखें ये पब्लिक ओपिनियन की जो प्रवृत्ति है, जहां तक इसके विकास का सवाल है, बड़े लंबे संघर्ष के बाद पब्लिक इस स्थिति में पहुंची कि वो अपनी ओपिनियन रखने के काबिल बनी। तमाम क्रांतियां हुई, फ्रांस से लेकर के अमेरिका में, रूस में, सभी जगह जो क्रांतियां हुई और पब्लिक ने बराबर लोकतंत्र के लिए अभियान चलाया, है ना। और उस अभियान का जो सुंदर परिणाम जो है वो लोकतंत्र आया। और लोकतंत्र जिसका आधार समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय बना। तो आप देखें उसी के बाद जब हमारी जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा बनने लगा तो वहां पर जनता की राय भी बनने लगी। आज जो सरकारें काम कर रही हैं, अगर पब्लिक ओपिनियन उनके अगेंस्ट जाती है, लोकमत उनके अगेंस्ट जाता है, ऐसी कंडीशन में सरकारें सत्ता से बाहर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट में जो इलेक्शन हुए कर्नाटक का हम उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ की जनता ने एक राय बना ली कि ये सरकार जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो केवल रिलीजियस मुद्दे उछाल रही है ना। कहीं बजरंगबली तो कहीं कोई मैटर, कहीं लव जिहाद, कहीं हिजाब, लेकिन इसके अलावा ना तो हमें बेरोजगारी से छुटकारे का कोई उपाय दे रही है। अभी हम देख रहे हैं कि बाकायदे जो कांग्रेस वहाँ सत्ता में आई उसने जो 5 वादे किए थे कि बेरोजगारों को, जितने भी बेरोजगार हैं उन सबको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरियां अधिक से अधिक देंगे,
तो वहाँ की पब्लिक क्योंकि बहुत लिटरेट है, सुशिक्षित है, तो वो बहकावे में नहीं आई, वो धार्मिक मुद्दों में नहीं उलझी, क्वार्टर और विकास के आधार पर उन्होंने वोट दिया और सत्ता परिवर्तन कर दिया। तो ये किसकी वजह से हुआ? पब्लिक ओपिनियन, लोक मत की वजह से हुआ। लोक मत धीरे धीरे काम करता है, लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, है ना, कॉलेजेस का भी रोल होता है। मैं आपके साथ जो ये लेक्चर दे रहा हूँ ये भी पब्लिक ओपिनियन बनाने में सहायक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 2000 रुपए का नोट बाहर जा रहा है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसके पॉजिटिव फैक्ट क्या है, नेगेटिव क्या है, तो आप इसमें अपनी राय बनाने में सफल होंगे। तो आप देखें धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन में रेडियो भी है ना, हमारे आदरणीय मोदी जी मन की बात करते हैं, क्योंकि रेडियो का प्राइम रोल है ना। रेडियो में जब लोग सुनते हैं, पहले गांव वगैरह, अभी भी देश जो हमारा भारत है वो गांव में बसता है। इंडिया के पास तो बड़ी 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 टीवी स्क्रीन आ गए, लेकिन गांव में अभी भी रेडियो चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मन की बात सभी लोग सुन लेते हैं और इस तरह पब्लिक ओपिनियन बनाने में सरकार सत्ता पक्ष सफल हो जाता है ना। तो अब हम जो दूसरा डिस्कशन आपके साथ करेंगे वो है जनमत के निर्माण के साधन। इसको ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर आपके दो प्रश्न जो है वो बनेंगे, है ना। इसको हम लोगों को लेना है कि जनमत निर्माण के साधन क्या है, मीन्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कि हाउ पब्लिक ओपिनियन फॉर्म, कैसे पब्लिक ओपिनियन अस्तित्व में आता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो लोकमत के निर्माण के साधन, लोकमत के निर्माण के साधन क्या क्या है, इस पर आप देखें कि हम लोग एक पोलर, ठीक है भाई, हाँ यस। देखो डिफरेंट मेथड हमें अप्लाई करना चाहिए, कभी हमें इस तरह प्रेजेंटेशन करना चाहिए, कभी ऐसे करना चाहिए, कभी हमें गोला बनाना चाहिए, जिससे हमारी नोट को अट्रैक्टिव लगे। हालांकि हम सीधे ऊपर इसे लिखकर 1 2 3 4 लिख सकते थे, लेकिन आई थिंक जो है वो मेथड अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, है ना। तो चूंकि एग्जामिनेशन जो होता है और एग्जामिनेशन में अधिक अंक लाना, दैट इज आर्ट, वो एक प्रकार की आर्ट होती है, कला होती है। पढ़ना अलग बात है और अधिक अंक लाना दूसरी बात है। अगर आपका लिखने का मेथड अच्छा है तो आप एग्जामिनेशन में अधिक अंक प्राप्त करते हैं, वो चाहे आपका होम एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, है ना। लंबी कथा की जगह आप अगर वैज्ञानिक ढंग से अगर प्रेजेंटेशन देते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप अधिक अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। तो आप देखते हैं कि हम यहाँ पर पहला साधन लेंगे, तो पहला है समाचार पत्र, है ना। क्या है? समाचार पत्र, रेडियो है, इसी में टीवी को भी हम ले लेते हैं, टीवी भी इसी में आ गया, और इसको हम नाम देते हैं प्रेस। क्या हो जाएगा भैया? प्रेस, है ना। दूसरा आप देखें, दूसरा इसमें साधन है, पहला समाचार पत्र हो गया, या इसको रेडियो वगैरह को आप दूसरे में रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पूरा रेंज नहीं कवर हो रहा है तो वो रेडियो इधर ले आएंगे, रेडियो टीवी, ठीक है भाई, इस साइड ले आना, नो प्रॉब्लम। रेडियो और टीवी और समाचार पत्र में हम प्रेस को ले लेंगे। और तीसरा जो पार्ट है इसमें हम ले लेंगे एक और साधन है जिसका नाम है प्रचार, प्रोपेगेंडा। क्या है भाई? ये प्रचार है, अंग्रेजी में इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ की लिखने की कोशिश की जाए। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो साधन है वो है राजनीतिक दल। क्या है भाई? या वहाँ की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन में चारों तरफ आपको समान दूरी पर
इन चीजों को नोट करना है कि राजनीतिक दल है ना, पॉलिटिकल पार्टी हो गए। और नेक्स्ट आप देखें फिर आता है विधायी निकाय हो गए। क्या हो गया भाई? विधायी निकाय यानी such bodies which are held in legislation, है ना, जो कानून बनाने में सहायता करते हैं। तो वो चाहे संसद हो चाहे विधानमंडल हो, ये सारे जो है विधायी निर्माण करने वाले, विधि निर्माण करने वाले निकाय हैं, इनका बहुत रोल रहता है। और नेक्स्ट है शिक्षा संस्थाएं। क्या है? जो आप अभी क्लास को पढ़ रहे हैं, कॉलेज लेवल और डिग्री कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी, ये सारे जो हैं वो रोल प्ले करते हैं आपके पब्लिक ओपिनियन के निर्माण में। और नेक्स्ट है चुनाव। चुनाव में सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष नीतियों के ऊपर लेक्चर देते हैं, है ना। विपक्ष कहता है सत्ता पक्ष ने 5 साल में कुछ नहीं किया, पब्लिक को पैदल कर दिया, है ना, आप मुझे सत्ता दीजिए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तमाम तरह के लोक लुभावनी जो नारे हैं वो विपक्ष द्वारा दिए जाते हैं। और डेमोक्रेटिक जो है आपको एजुकेशन दी जाती है। तो चुनाव के बाद आप देखें तो ये सारा सब है, इसको हम लोग रिंग में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि एक बैलेंस मेथड में यहाँ तक पूरा गोला बना। ठीक है भाई। तो चलिए बात करते हैं समाचार। समाचार पत्र जो है पब्लिक ओपिनियन के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण है। इसमें आप देखें जो एडिटोरियल पेज होता है ना, जिसको एडिटर या संपादक लिखता है वो विद्वान होता है, तभी उसे उस समाचार पत्र का एडिटर बनाया जाता है। एडिटर इन चीफ जो सबसे बड़ा संपादक होता है वो उसमें एक कॉलम लिखता है और वो देश की ज्वलंत समस्याओं के ऊपर लिखा जाता है ना। जैसे आदरणीय मोदी जी इस समय विदेश के टूर पर थे, कल तक वो ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका गए, है ना। तो हो सकता है संपादक उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा है उसके बारे में एक आर्टिकल दे सकते, या G20 का अधिवेशन हो रहा है उस पर अपनी राय दे सकता है ना। तो किसी के बारे में जो विद्वान संपादक वो लिखता है। लेकिन एक बात हमें ध्यान देने की है, समाचार पत्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लॉस्की जैसा जो बहुत बड़ा विद्वान है उसका ये मानना था कि इवन वार के टाइम भी, युद्ध के समय भी या इमरजेंसी पीरियड में भी समाचार पत्रों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र पब्लिक के आइडियाज के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन आप याद रखें कि समाचार पत्रों में अधिनायकवादी शासन में पूरी तरह कंट्रोल रहता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि समाचार पत्र जितने भी हैं वो ज्यादातर बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितने भी चैनल हैं वो सब के सब बड़े बड़े पूंजीपतियों के। तो ये पूंजीपति, इनके मालिक इन टूल्स का, जो पब्लिक ओपिनियन के टूल्स हैं जिन्हें हम यंत्र कहेंगे, हथियार कहेंगे, इनका प्रयोग पूरी तरह से अपने फेवर में करते हैं। सरकारें इनको लालच देती हैं, इनके ऑनर्स को, मालिक को, जो कि पूंजीपति होते हैं। कभी उन्हें राज्यसभा में सदस्यता प्रदान कर दी जाती है ना। तो इस तरह आप देखें कि वो सरकार के फेवर में लिखने का काम करने लगते हैं। तो ये चीज गलत है। किसी भी लोकतंत्र के लिए अगर समाचार पत्र निष्पक्ष रूप से नहीं लिख पा रहे हैं तो जाहिर है आपकी पब्लिक ओपिनियन सही नहीं बन पाएगी। तो सही पब्लिक ओपिनियन के जरूरी है कि प्रेस को नियंत्रण से बाहर रखा जाए, सरकार द्वारा वो कंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। और ना उन एडिटर्स वगैरह जो बड़े उसके ऑनर्स हैं, उन ऑनर्स को भी सरकार को लाभ नहीं देना चाहिए। कि पता लगा दैनिक जागरण का जो मालिक है तो वो राज्यसभा का सम्मानित सदस्य बना हुआ है। तो अब बताइए क्या वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखेंगे? इसके अलावा और बहुत सारे लालच दिए जाते हैं कि आपको कम रेट में पेपर दिया जाएगा, तो ये भी एक लालच है।
आपको अधिक से अधिक विज्ञापन दिलाए जाएंगे। हम देखते हैं सरकारें विज्ञापन निकालती हैं, कभी परम आदरणीय योगी जी का पूरा पूरा 2 पेज 3 पेज का विज्ञापन होता है, और ये विज्ञापन लाखों करोड़ों का होता है। तो इस विज्ञापन से ही मैनली समाचार पत्रों को लाभ पहुंचता है। तो बताइए वो सरकार के अगेंस्ट कैसे करें, क्योंकि जहां लाभ वहां वो काम करें। तो इस तरह आप देखें, इस बात को समझना है, कोई विरोध की बात नहीं है, जो सत्ता में होता है वो इनका दुरुपयोग करता है, ठीक है। दूसरा एक है रेडियो और टीवी। जाहिर है टीवी ने थोड़ा, मोबाइल क्रांति ने टीवी के महत्व को कम कर दिया। अब लोग कम टीवी के सामने बैठ रहे हैं, मोबाइल में ही देख रहे हैं बराबर। जब समय मिला तब मोबाइल खुल जाता है। तो मोबाइल में भी अभी एक साधन और हम भूल गए, नाउ सोशल मीडिया इज आल्सो प्लेइंग अ वेरी बिग रोल, ठीक है। क्या सोशल मीडिया, ये हालांकि उसने इसको डिस्कस नहीं किया है। अब ऐसे समय में जबकि मीडिया द्वारा कंट्रोल्ड है ना, तो वहां पर सोशल मीडिया ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। वहां पर तमाम आप जैसे लोग भी अपना यूट्यूब चैनल बना करके और अपनी बात रख रहे हैं, सत्ता के अगेंस्ट या फेवर में, है ना। आप भी बना सकते हैं, आसान काम है, और उसमें एक अच्छी राय जो लोकतांत्रिक हो उस तरह से आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो क्लियर हुआ, रेडियो और ये टीवी है, ये बहुत जबरदस्त। इवन सिनेमा आप देखें, परम आदरणीय मोदी जी केरला वाली जो फिल्म है उसका बाकायदे विज्ञापन कर रहे थे अभी कर्नाटक इलेक्शन में। नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका केरला फिल्म का प्रचार करना मुझे नहीं लगता कि ये हित का था। भाई आखिरकार वो फिल्म का निर्माता है, उसका डायरेक्टर है। अब आप उसको धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इस तरह का भाषण दिया। उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सारी जनता हमारी है। वहाँ अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे, उसकी मिस मैसेजिंग जो है वो गलत है ना, जाती है कि नहीं जाती है। कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, आपको भी लगेगा परम आदरणीय मोदी जी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हम जरूर देखेंगे इस फिल्म को, है ना। और उसमें उसने तमाम झूठे आंकड़े दिए हैं कि उसका डायरेक्टर है ना, उसका निर्माता है, और उसने लव जिहाद टाइप का दिखाया, और किस तरीके से इतनी 1 2 4, हालांकि खुद भारत सरकार कह रही है कि वो जो कौन सा आतंकवादी संगठन है इस्लामिक स्टेट, तो उसमें कुछ लोग 2 4 इंडियन गए हुए थे। वो वहाँ 3200 का आंकड़ा झूठा जो है वो उसमें दिखा करके और पूरा धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, और देश में विद्वेष की भावना फैलाने का काम वो फिल्म कर रही है ना। अब चूंकि सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया हर जगह से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जिससे उनकी मुंडी घूमे और वो हमारे फेवर में आकर हमको इलेक्शन में वोट दें। इसलिए आई थिंक ये इस तरह यहाँ आप देखें, पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए आखिर क्यों दिया गया उस फिल्म को? क्या वो राष्ट्रीय गौरव पर आधारित है? क्या उसमें राष्ट्र का बड़ा काम किया गया है? आखिर आप उससे टैक्स क्यों हटा दिया? जहाँ जहाँ हमारी बीजेपी शासित सरकारें हैं सभी से टैक्स हटा दिया गया, और बाकायदे मुख्यमंत्री के साथ सारा मंत्रिमंडल उन फिल्मों को देख रहा है ना। क्यों देख रहा है? आफ्टर ऑल जो लोकतंत्र को बढ़ाने वाली चीजें हैं ऐसी हमें देखना चाहिए, और अगर कहीं कुछ गलत काम हो रहा है तो उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, ना कि एक फिल्म के जरिए आप पूरे देश का एक मैसेज डिलीवर करना चाहिए। आप देखिए नेक्स्ट है रेडियो टीवी के बाद, टीवी और फिल्में तो बहुत प्रभावित करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग नायक और नायिका की तरह अपनी वेशभूषा भी बनाते हैं, युवाओं पर तो जबरदस्त प्रभाव देखा जाता है। फिल्म एक्टर आते हैं, जिसकी फिल्म अच्छी चल जाए तो वो जस्ट फैशन का स्टाइल बदल जाता है, हेयर स्टाइल बदल जाता है, कपड़े सारा एवरीथिंग चेंज आता है। तो फिल्में जबरदस्त जो है मानव के ऊपर प्रभाव डालती है। तो आप देखें इससे जनमत बनता, इसीलिए सरकारें इस टूल का इस्तेमाल करती हैं, याद रखना। अब विपक्ष भी कह रहा है, हम भी बनाने जा रहे हैं,
केजरीवाल, कोई कह रहा है राहुल गांधी को मनाना है। फिलहाल ये पब्लिक ओपिनियन के साधन है। नेक्स्ट आप देखें प्रचार बराबर प्रोपेगेंडा चलता रहता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है। लोग अभी वही कुछ दिखाएंगे कि मोदी जी वहां गए, जो बाइडेन से मिले, जो बाइडेन ने गले लगाया और कहा यू आर अ वेरी पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया, हम आपका ऑटोग्राफ चाहते हैं। और हम ये बात झूठ नहीं कह रहे हैं, आप मेरे अधिकारियों से पूछ लो, है ना, कि कितने कॉल्स आ रहे हैं जो अमेरिका में इंडियंस रह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मोदी जी जब वहाँ भोज में आए तो हम भी उनके साथ सहभागिता करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, आदि आदि सारा सब कुछ, है ना। तो आप देखें, जाहिर है जो बाइडेन ने जो बात कही और कहा मेरे अधिकारियों से पूछिए, इट मीन्स क्या है कि कहीं आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। तो फिलहाल ये मोदी जी की लोकप्रियता है और जो खास करके वहाँ विदेश में हमारे बसे हुए भारतीय हैं, तो जाहिर है उन्हें एवरीथिंग ओके ओके दिखता है। तो इस आधार पर दूसरा उन्होंने विदेश में हमारे रहने वाले भारतीयों को भी देश के विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया है कि वो यहाँ पूंजी लगाएं, जिससे देश हमारा आगे बढ़े, हम उन्हें न्याय देंगे। अब राजनीतिक दल, ये तो पब्लिक ओपिनियन का को बनाने वाले बहुत बड़े टूल्स हैं। आप सोशल मीडिया में देखें या मीडिया, क्योंकि मीडिया का ड्रॉल्ड है तो केवल सरकार की चीजें दिखाती है ना। पहले ये होता था, मैं देखता था कि टीवी में जो दूरदर्शन होता था वो केवल सरकार का दर्शन दिखाता। किसका दिखाता था? दूरदर्शन में केवल सरकारी, कैसे क्या कर रहे हैं मोदी जी, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, इसी में प्रचार में लगा। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि ऑल चैनल्स, जितने भी चैनल्स हैं, सभी सरकार के भक्त हो गए और उसकी वजह से आप देखें जो सही खबरें हैं वो हमारे पास नहीं है। कुछ तो सही आ रही और कुछ वैसी बना दी जाती हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही उन्हें डायरेक्शन दे दिया जाता है। याद रखना, सरकार ऐसे काम नहीं करती है। मोदी जी के दो हाथ नहीं है, ना दो कान है, हजारों हाथ हजारों कान है, पूरा शासन तंत्र उनके कब्जे में है। तो ऐसी स्थिति में सुबह सुबह सारे एडिटर को फोन आता है, न्यूज कैसे निकलना है, न्यूज को इस तरह रंग देना है जिससे पब्लिक उसको देखेगी और मेरा लाभ बढ़ेगा। उस हिसाब से पूरी तरह से खबरों को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो राजनीतिक दल ये बाकायदे इलेक्शन के टाइम में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, बाकी शांतमय समय में भी अपनी राय रखते रहते हैं। चाहे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में चाइना इशू हो, है ना, या हमारी विदेश नीति का कोई भी पक्ष हो, या आंतरिक नीति को लेकर सरकार जो तमाम तरह के डिसीजन लेती है, उन सारे निर्णयों पर ये राजनीतिक दल पक्ष और विपक्ष में अपनी राय देते हैं। और पब्लिक ओपिनियन, एक बात और आपको समझना है कि ये जो लोकमत है जिसे हम जनता का मत मानते हैं, भीड़ लोकमत का ज्यादा अंग नहीं है। लोक में वो लोग जो प्रबुद्ध हैं, जो समस्याओं को समझते हैं, वो लोग लोकमत के निर्माण में प्रभावी भूमिका का निर्वाह करते हैं। आम जनता तो रोजी रोटी, अब भाई हम कहने के लिए चौराहों पर जो मजदूर सुबह सुबह दिहाड़ी के लिए खड़े हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता उनका पब्लिक ओपिनियन में बहुत बड़ा रोल रहता है। उनको उनके पब्लिक ओपिनियन को बदलने का काम प्रबुद्ध वर्ग करता है। जैसे मान लो सरी या बहुत सारे सराहों का नाम है, तो वो चूंकि सारी समस्याओं से परिचित है, तो वो उस पर आपको नॉलेज देंगे और उस नॉलेज के बाद आपका एक ओपिनियन बनेगा। और यहाँ कॉलेजों से निकलने के बाद आप पब्लिक ओपिनियन को लेकर इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि फिर आप अपनी ओपिनियन देने लगेंगे। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर राजनीतिक दल ये बराबर जो है विपक्ष सरकार की आलोचना करता रहता है, कभी सकारात्मक नहीं तो ज्यादातर नकारात्मक, है ना। इसके अलावा आप देखें विधायी निकाय, यहाँ पर जो लेजिस्लेशन का काम होता है, जो कानून बनते हैं, उन कानूनों को लेकर सरकार भी इसे मीडिया के थ्रू बाहर पहुंचा देती है कि हम ये कानून बनाने वाले हैं, तो उसको लेकर पब्लिक बाकायदे अपनी एक राय बनाने का काम करती है। नेक्स्ट आप देखते हैं शिक्षा संस्थाएं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि इंटर कॉलेजेस से लेकर डिग्री और विश्वविद्यालय जो कि सबसे हायर प्लेस है,
तो ये सभी जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो पब्लिक ओपिनियन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज आप जो सारा सुन रहे हैं इसको घर में भी डिस्कस कर सकते हैं। होता कभी कभी है ना, जैसे ये है फालतू तो अपनी भाभी जी इसकी पढ़ी गई है तो भाभी से डिस्कस कर सकती है, और बहुत सारे लोग हैं घर में, भैया हैं, मम्मी हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो इन दैट केस हम पब्लिक ओपिनियन में उनसे डिस्कस करेंगे कि ये सारा सब कुछ है, इतना अच्छा है और इतना खराब है ना, या सारा सब कुछ अच्छा है जो भी है। तो आप देखें कि ये जो शिक्षा संस्थाएं हैं ये भी पब्लिक ओपिनियन में प्रभावी भूमिका का निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन। इलेक्शन में तो बाकायदे आप देखें गली मोहल्ले से लेकर राष्ट्रीय प्रांतीय लेवल पर, यस प्रांतीय लेवल पर बराबर आप देखें राजनीतिक दल गली मोहल्ले का नेता, बड़ा नेता, छोटा नेता, छोटा नेता सारे लेक्चर देते हैं और उन लेक्चर्स के द्वारा जनता शिक्षित होती है ना। तो आप देखें पब्लिक ओपिनियन जो है वो, इसके बाद एक जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है कि ये भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। तो इसको